हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अजय तोमर सर क्लासेज में। आज हम पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस के रेस्पिरेशन वाले पार्ट को, और इसमें रेस्पिरेशन से रिलेटेड जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि बोर्ड में आने की संभावना है, उन क्वेश्चंस को आज करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। Write to different ways in which glucose is oxidized to provide energy in human body. Write the product form in each case. अब देखिए, इसमें क्वेश्चन पहला ये पूछा गया कि कोई भी दो आपको अलग अलग तरीके बतानी है जिसमें ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है और उस ऑक्सीडाइज होने की वजह से आपकी बॉडी को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो जो ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है वो दो तरीके से हो सकता है। एक होता है एरोबिक, एक होता है एरोबिक। अब दोनों में फर्क ये होता है कि जो आपका एरोबिक रेस्पिरेशन होगा वो आपका ऑक्सीजन की प्रेजेंट में होगा, मतलब जहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा वहां पर आपका एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, जो कि हमारे अंदर होता है। लेकिन हमारे अंदर कुछ सेल्स ऐसे हैं जिसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन भी होता है, यानी कि एनारोबिक जो आपका रेस्पिरेशन होगा वो आपका होता है जहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो। एरोबिक कहां पर हो रहा है, जहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, और एनारोबिक कहां पर होगा, जहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो। ठीक है, अच्छा अब देखिए, जहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो वहां पर एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ और उससे हमें कुछ प्रोडक्ट मिले, और वो प्रोडक्ट रहेगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, जो कि हमारे अंदर होता है। जैसे हमारी बॉडी में क्या है, ग्लूकोज ब्रेक होगा, ब्रेक होने के बाद हमें एनर्जी मिलेगी, और ब्रेक होने के बाद कुछ हमें प्रोडक्ट मिलते हैं। प्रोडक्ट का मतलब एक तरीके से जो वेस्टेज होता है वो मिल जाता है, तो वो हमें मिलता है एक तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी रेस्पिरेशन है जो आपकी ऑक्सीजन की प्रेजेंट में नहीं होती, जैसे उन्हें बोला जाता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो इसी जगह पर हम बात करें जहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा, यानी कि ऑक्सीजन एब्सेंस होगा, वहां पर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, और जहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा वहां पर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। इसका जो प्रोडक्ट होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर होगा, और यहाँ पर एनारोबिक का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड से याद आया, ये किसके अंदर होता है, दही के अंदर होता है। किसके अंदर होता है, और इसका यूज हम कभी कभी जो क्रीम वगैरह बनाते हैं, फेशियल क्रीम वगैरह होती है, उनको बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। अब इसकी वजह से अगर हम बात करें जैसे लैक्टिक एसिड की, तो ये हमारी जो मसल्स होती है, क्या होते हैं, जो मसल सेल्स होते हैं उनके अंदर होता है। अब जब इसकी मात्रा बढ़े आती है ना तो हमें थकान महसूस होती है। आपने नॉर्मली देखा होगा, जैसे हम काफी टाइम से बैठे हुए एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं और एक दिन फ्रेंड के कहने पे हम रनिंग करने चले गए, या फिर पहले ही दिन जब हम जिम वगैरह में जाते हैं, तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि हमारी बॉडी में पेन होता है। अब जो पेन होता है ना वो इसीलिए होता है क्योंकि हमारी मसल्स के अंदर हो गया क्या, एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड बन गया। क्या बन गया, हमारी मसल्स के अंदर क्या बन जाता है, लैक्टिक एसिड बन जाता है, और उस लैक्टिक एसिड की वजह से हमारी मसल्स में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। अब वो कब दर्द कम होगा, वो पेन कम कब होगा, जब वहां पे ऑक्सीजन, जैसे ही हमारे मसल सेल्स में ऑक्सीजन प्रोवाइड हो जाएगा कंप्लीटली, तो वो आपका जो पेन हो रहा है मसल्स में वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो दो तरीके थे ऑक्सीजन, जो ग्लूकोज है आपका, ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करने के, एरोबिक एंड एनारोबिक। ठीक है, दोनों चीज आपको समझ में आ गई होगी। एरोबिक ऑक्सीजन की प्रेजेंट में होगा, एनारोबिक आपका किसमें होगा, ऑक्सीजन की एब्सेंस में। अब यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिलेगा, और यहाँ पर जो एनारोबिक में आपको प्रोडक्ट मिलेंगे वो मिलेगा लैक्टिक एसिड। ठीक है, याद कर लेना, लैक्टिक एसिड दही के अंदर भी पाया जाता है, लैक्टिक एसिड दही के अंदर होता है। ठीक है, अब इसमें देखिए कुछ डिटेल में भी देख लेते हैं। ग्लूकोज कैन बी ऑक्सीडाइज्ड थ्रू द एरोबिक पाथवे और द एनारोबिक पाथवे। व्हेन ऑक्सीडाइज्ड विया एरोबिक पाथवे इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। अच्छा, इसमें एक और चीज समझ लीजिए, जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है ना, इसमें हमें ये तो पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल रहा है प्रोडक्ट के रूप में, साथ ही साथ हमें एनर्जी मिलती है एटीपी की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, और एनर्जी हमें बहुत ज्यादा मिलेगी। लेकिन एनारोबिक में इतनी एनर्जी हमें नहीं मिलती जितना हमें एरोबिक में मिलता है। तो हमें एनर्जी, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड ये प्रोडक्ट के रूप में बहुत ज्यादा मिलते हैं, किसमें, एरोबिक रेस्पिरेशन में। तो हमारे अंदर जनरली जो रेस्पिरेशन है वो एरोबिक है, ज्यादातर एनिमल्स में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। एनारोबिक होता है ज्यादातर जो बैक्टीरिया वगैरह है, कुछ प्रोकैरियोटिक
सेल्स होते हैं उनके अंदर होता है, जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह हो गया उनके अंदर, ठीक है। हमारी मसल्स में कभी कभी थकान होती है, पेन होता है, वो भी एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, उसकी वजह से होता है, ठीक है। अब देखिए वंस इन एरोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन द मसल सेल्स व्हेन दे आर फैटिग और रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। यहाँ पे देखिए 2 ही मॉलिक्यूल मिल रहे हैं। अच्छा, एटीपी से याद आया, करेंसी ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? एटीपी को कहा जाता है, ठीक है। याद कर लेना, एटीपी को क्या कहा जाता है? करेंसी ऑफ द सेल। जैसे हमारे लिए पैसा होता है, ऐसे ये पैसे का काम करती है। जो एटीपी है ये क्या है हमारे लिए, जैसे रुपये का काम एटीपी करती है, ठीक है। एनर्जी एटीपी की फॉर्म में ही हमारे सेल के अंदर स्टोर होती है। अच्छा, इसमें ज्यादातर हम बात करें, जैसे एरोबिक रेस्पिरेशन आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किसमें होता है? और माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। ये आपका होगा किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाएगा पावर हाउस ऑफ द सेल। और देखिए आपका जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ना, ये साइटोप्लाज्म में होता है। किसमें होता है? साइटोप्लाज्म में। यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन आपका साइटोप्लाज्म में होगा और एरोबिक रेस्पिरेशन आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, ठीक है। दोनों चीज आप याद कर लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज हीमोग्लोबिन? हीमोग्लोबिन क्या है? और देखिए ये क्वेश्चन आपके आए हुए हैं और ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड में आए हुए हैं, तो वही हम क्वेश्चंस कर रहे हैं जो बोर्ड में आए, जिससे आपको पेपर का तरीका पता चल जाए कि इस टाइप के क्वेश्चंस वहां पे आते हैं, ठीक है। और देखिए आपको ये क्वेश्चंस तो हेल्प करेंगे, साथ में आप प्रैक्टिस सेट जरूर लगाते हैं। अगर आप प्रैक्टिस सेट नहीं लगाएंगे तो प्रॉब्लम ज्यादा है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट ही आपको एक्चुअली में बताता है कि पेपर होता कैसा है। आपको नॉलेज होना एक अलग चीज है, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस सेट नहीं लगाओगे तब तक आपको एक्चुअल में नॉलेज नहीं आ पाएगी कि हमारा कितने टाइम में, जैसे होता है ना क्वेश्चन, हम कितने टाइम में कितने सॉल्व कर पा रहे हैं। आपने प्रैक्टिस सेट लगाया नहीं बिल्कुल भी कभी भी, और आप डायरेक्ट पेपर में बैठे हैं, तो आपको लगेगा सर टाइम निकल गया, नहीं तो पेपर पूरा कर देते। तो उसके लिए आप अपना शेड्यूल बनाइए और प्रैक्टिस सेट लगाना स्टार्ट कर दीजिए हर सब्जेक्ट के। बिना प्रैक्टिस सेट के आप पेपर में बैठेंगे तो दिक्कत आपको ज्यादा रहेगी, ठीक है। प्रैक्टिस सेट ज्यादा से ज्यादा लगाइए, उसमें डाउट्स आटिए, और जितने ज्यादा डाउट्स आपको मिलेंगे उन्हें सोल्व करने की कोशिश करिए, क्योंकि आपके पास अभी भी टाइम है 1 and 2 मंथ मान के चलिए अभी भी, और अभी से भी आप अच्छा मतलब कर सकते हैं और परसेंटेज भी अच्छी लेके आ सकते हैं। अब तक आपने पढ़ाई नहीं की है, कोई बात नहीं, अभी आप क्या करेंगे, बेसिक टॉपिक कंप्लीट करिए, बेसिक के बाद प्रैक्टिस सेट लगाइए और उन्हें सोल्व करिए कॉपी में लिख कर। अगर आप लिख कर नहीं कर रहे हैं तब भी दिक्कत है। आप हर क्वेश्चन को भले ही आप पे आ रहा है, लेकिन उसे आप लिखिए, तो लैंग्वेज से आपका, जैसे मान लीजिए उसमें सॉल्यूशन भी दिया होगा, तो उससे आप मैच करिए कि मैं लैंग्वेज यानी कि जो लिख रहा हूं वो तो नहीं गलत हो रही कहीं, मतलब हमें नॉलेज होती है लेकिन सेंटेंस नहीं बना पा रहे हैं, तो वो आप लिख कर प्रैक्टिस करिए और देखिए हमारा जो, अगर देखें उसमें कितना हमारा बन पा रहा है, कितने मार्क्स आ पा रहे हैं 80 में से, पीछे से मैच करो उसे, ठीक है। इस बेस पे आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपका स्कोर ओवरऑल अच्छा हो जाएगा अभी भी। अब देखिए व्हाट इज हीमोग्लोबिन? हीमोग्लोबिन क्या होता है और इसकी वजह से हमें हमारी बॉडी में कौन कौन सी डिफिशियंसी हो सकती है। तो देखिए हीमोग्लोबिन बहुत जरूरी है। क्यों है? देखिए ये एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। ये क्या है? एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जिसका काम होता है हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई करवाना। यानी कि हीमोग्लोबिन हमारे सभी सेल्स तक ऑक्सीजन की सप्लाई कराने का काम कौन कर रहा है? हीमोग्लोबिन कर रहा है। हीमोग्लोबिन क्या है? एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो रेस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कराने में हमारी बॉडी में, और इसी को कहा जाता है हीमोग्लोबिन। क्या कहा जाता है? अब इस हीमोग्लोबिन की वजह से अगर मान लीजिए हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी है तो कुछ प्रॉब्लम्स भी हो जाती है। वो देखिए क्या क्या हो सकती है। इसकी वजह से सिंपल सी बात है, हीमोग्लोबिन क्या कर रहा था? ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहा था। तो सिंपल सी बात है कि अब हीमोग्लोबिन की ही कमी आ गई तो ऑक्सीजन की सप्लाई हमारे टिश्यूज तक प्रॉपर नहीं हो पाएगी ना प्रॉपर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन की जितनी नीड होती है टिश्यूज को उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, तो सिंपल सी बात है वहां पे प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, अगर मान लीजिए जो हमारे टिश्यूज या सेल्स है उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो वहां पर क्या हो जाएगा? एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाएगा। उसकी वजह से उसमें लैक्टिक एसिड बन जाएगा, और लैक्टिक एसिड बन गया तो आपको पेन होता ही रहेगा, ठीक है। और उसी वजह से समझिए जब ऑक्सीजन की कमी होगी ना, हीमोग्लोबिन की कमी हो गई,
तो उससे हमें एक डिजीज हो जाती है जिसे हम एनीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया होता है। क्या होता है? अब इस एनीमिया में क्या होता है कि अगर आपकी बॉडी में आयरन की कमी है, किसकी? तो आयरन की कमी से एनीमिया होता है। इसमें होगा क्या कि आपको एकदम थका हुआ पूरे दिन महसूस करेंगे, आपको बॉडी में लगेगा यार कुछ है ही नहीं, परेशान है बहुत ज्यादा, पड़े हैं, बॉडी में पेन हो रहा है, चल भी नहीं पा रहे, मतलब दिक्कत ही दिक्कत चल रही है। तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है? एनीमिया। यानी कि एनीमिया का मतलब हो गया अगर आपकी बॉडी में देखो एक तो आयरन की कमी है तब हो जाएगा, या फिर विटामिन B12 की कमी है, विटामिन B12 की कमी है तब भी दिक्कत है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? अंडे और दूध सबसे बढ़िया रहता है। आप अंडे और दूध अपनी डाइट में लेना स्टार्ट कर दीजिए। कुछ बच्चे हैं जो प्योर वेजिटेरियन है, वो नहीं ले सकते, दूध पीना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए मैं आपको ना, दूध सबसे बढ़िया होता है। अगर आप प्रॉपर अपनी डाइट में डेली 1 या 2 ग्लास शाम को दूध ले रहे हैं तो आपको बहुत कम डिजीज आपकी बॉडी में होगी, क्योंकि दूध आपका बहुत जगह काम कर जाता है। ठीक है, एक्सपायरा ले सकते हैं, वो भी अच्छा है। ठीक है, तो ये आपका जो एनीमिया है विटामिन B12 और आयरन की कमी से होता है। अगर इसकी कमी आ जाएगी, ऑक्सीजन की सप्लाई हमारे टिश्यूज तक प्रॉपर नहीं हो पाएगी, और जिसकी वजह से हमें थकान वगैरह बहुत ज्यादा महसूस होगा, क्योंकि हमारे टिश्यूज में सेल्स है, सेल्स के अंदर बन जाएगा लैक्टिक एसिड। ठीक है, और लैक्टिक एसिड फिर आप पढ़ चुके हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा देखिए, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, हाउ इज O2 एंड CO2 ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बीइंग्स? यानी कि जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं उनमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों का ट्रांसपोर्टेशन हमारी ह्यूमन बॉडी में कैसे होता है? क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है। तो देखिए अभी हमने थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन किया है जिसमें हमने हीमोग्लोबिन नाम सुना था। हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो पहली बात आएगी ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन की। तो ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो हीमोग्लोबिन के थ्रू होगा। किसके थ्रू होगा? तो हीमोग्लोबिन पूरी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई कर देगी। जहां पे हम दूसरी तरफ देखें कार्बन डाइऑक्साइड, क्या? तो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको कौन लेके जाता है? प्लाज्मा लेके जाएगा। कौन लेके जाएगा? ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है। ठीक है, अब थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं इसे। देखिए ऑक्सीजन कैरी होगी हीमोग्लोबिन के द्वारा या फिर रेड ब्लड कॉर्प्यूल्स के द्वारा, मतलब आरबीसी या फिर हीमोग्लोबिन, ये दोनों क्या है? ऑक्सीजन को क्या करेंगी? ट्रांसपोर्ट कराने का काम करेंगी। वही दूसरी तरफ जो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारी बॉडी के अंदर, उससे ब्लड का जो प्लाज्मा होता है वो कैरी करता है। ठीक है, अब डिटेल में थोड़ा देखते हैं। देखिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये ह्यूमन बीइंग्स में ट्रांसपोर्ट की जाती है ब्लड के थ्रू। ब्लड के थ्रू इसलिए की जाती है क्योंकि हमारी पूरी बॉडी में, बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी टिश्यूज हैं, जितने भी सेल्स हैं, वहां तक ब्लड की सप्लाई होती है। मतलब ब्लड हर जगह क्या होता है? सर्कुलेट होता है हमारी पूरी बॉडी में। तो सबसे बढ़िया ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम हमारा ब्लड ही हो गया, जो ऑक्सीजन को लेके जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? वो वहां से लेके आता है। देखिए जितने भी हमारे सेल्स हैं, जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होगी, तो सेल्स को एक्चुअली नीड होती है किसकी? ऑक्सीजन की। तो वहां तक ऑक्सीजन ब्लड लेके जा रहा है, और जब वो अपनी प्रोसेस कंप्लीट करते हैं ना, जितनी भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है सेल के अंदर, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसके अंदर बनती है, उसे बाहर निकालना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो उसको वहां से प्लाज्मा क्या करेगा? लेकर आएगा। मतलब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को उन सेल्स तक पहुंचाएगा, और सेल्स से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे वो लेकर आएगा कहां तक? लंग्स तक। कहां तक? क्योंकि लंग्स एक ऐसा मीडियम है जहां पर गैसेज एक्सचेंज कराई जाती है ब्लड और एयर के बीच में। क्योंकि नॉर्मली अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन हम अपने एटमॉस्फेयर से ले रहे हैं, तो वो ऑक्सीजन हमारे कहां पे जाएगी? लंग्स के अंदर जाएगी। अब लंग्स में देखिए क्या होता है कि हमारी कुछ ब्लड कैपिलरीज होती हैं, जो लंग्स की वॉल से क्या होंगी? अटैच होती हैं। तो वहां पर क्या है कि ब्लड वहां पर पहुंच गया, और जो ब्लड पहुंचता है ना लंग्स के अंदर, ये हम डिटेल में थोड़ा जानेंगे आगे वाले क्वेश्चन में। तो वहां पर लंग्स के अंदर क्या होता है? डीऑक्सीनेटिव ब्लड जाता है। कौन सा जाता है? डीऑक्सीनेटिव ब्लड का मतलब हो गया जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। ठीक है, एक होता है ऑक्सीनेटिव ब्लड, तो वहां पर जो ऑक्सीजन है ना वो लंग्स के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाती है, और जो डीऑक्सीनेटेड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या होती है? उसके अंदर वहां से बाहर भेज दी जाती है। तो देखिए एक बार समझ लेते हैं। इन द लंग्स देयर इज एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन द ब्लड एंड एयर। देखिए यहाँ पर गैसेज को एक्सचेंज हो रहा है ब्लड और एयर के बीच में। कहां पर हो रहा है? ये लंग्स के अंदर हो रहा है। ऑक्सीजन फ्रॉम एयर डिफ्यूज इनटू द ब्लड फॉलोइंग इन द थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज। अब इसमें जो ऑक्सीजन है वो एयर के थ्रू क्या हो जाता है? डिफ्यूज हो जाता है। मतलब किसमें? हमारी ब्लड में। और किसके थ्रू? थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज के थ्रू।
अब यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो क्या होगा, हीमोग्लोबिन के द्वारा ले लिया जाएगा। मतलब हीमोग्लोबिन क्या होगा, जो ब्लड के अंदर था वो ऑक्सीजन को ले लेगा और उसे फिर क्या है आगे जाके ट्रांसपोर्ट कर देगा। मतलब यहाँ पर क्या है ऑक्सीजन को क्विकली क्या है हीमोग्लोबिन के द्वारा टेकअप कर लिया गया आरबीसी में, और इस वजह से जो ऑक्सीजन है वो ज्यादा से ज्यादा, मतलब ज्यादा से ज्यादा जो ऑक्सीजन है हमारी बॉडी में जो ट्रांसपोर्ट हो रही है वो कौन करा रहा है, हीमोग्लोबिन करा रहा है। कौन करा रहा है, जो आरबीसी में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है वो ऑक्सीजन की ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करता है। अब बहुत ही कम मात्रा में, मतलब वेरी लिटिल ऑक्सीजन क्या है कैरी की जाती है जो डिजोल्व होती है ब्लड प्लाज्मा में। किसमें, देखिए 90% 97% तो हमारा आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करा रहा है, थोड़ा सा बचा उसे प्लाज्मा लेके जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर ये इसलिए होता है क्योंकि जो ऑक्सीजन की सोल्युबिलिटी है प्लाज्मा में मोस्टली वाटर होता है, मतलब ज्यादातर हिस्सा प्लाज्मा के अंदर वाटर होता है। अब वाटर के अंदर अगर हम ऑक्सीजन की सोल्युबिलिटी की बात करें थोड़ी सी कम होती है। मतलब यहाँ पर होगा ये कार्बन डाइऑक्साइड है, एक साइड में ऑक्सीजन है, आप इन दोनों को एक वाटर वाला मतलब ग्लास लीजिए, ग्लास में वाटर डालिए और दोनों गैसेस को उसमें डाल दीजिए, तो आप देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड जल्दी डिजोल्व हो गया। किसके कंपेरिजन में, ऑक्सीजन के कंपेरिजन में। ठीक है, तो यहाँ पर हुआ ये कि जो सॉल्युबिलिटी होती है ऑक्सीजन की प्लाज्मा के अंदर वो बहुत कम होती है, और इसमें क्या है कि एक तरीके से डिफ्यूजन हो नहीं पाता है ऑक्सीजन का ह्यूमन बींग्स में। जब ब्लड आपका रीच होता है किसमें, टिश्यूज में, मतलब जब ब्लड कहां पर पहुंचेगा, टिश्यूज में पहुंचेगा, तो इसमें क्या होगा ऑक्सीजन रिलीज कर दिया जाएगा टिश्यू के अंदर, मतलब ऑक्सीजन किसमें, टिश्यू के अंदर छोड़ दिया जाएगा, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड क्या है टिश्यू से बाहर ले लिया जाएगा। ठीक है, किसमें, ब्लड प्लाज्मा में। किसमें, जो प्लाज्मा है वो क्या कर लेगा, उस कार्बन डाइऑक्साइड को अपने पास ले लेगा और हीमोग्लोबिन वहां से ऑक्सीजन उस टिश्यू के अंदर डाल देगा। ठीक है, अब ये किसके थ्रू होता है, ये होता है कैपिलरी वॉल्स के थ्रू। ठीक है, अब ऐसा इसमें इसलिए होता है क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ज्यादा सॉल्युबल है वाटर में, किसके कंपेरिजन में, ऑक्सीजन के में, तो इसीलिए यहाँ पे जो ब्लड प्लाज्मा है वो कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है, और हमारे जो हीमोग्लोबिन है, रेड ब्लड सेल्स के जो हीमोग्लोबिन है वो किसको, ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए।